अक्सर जब हम किसी बहुत ही भव्य यानी किसी अति सुरक्षित कला संग्रहालय में जाते हैं तो किसी न किसी शानदार पेंटिंग के सामने रुक जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल। उसके रंग, उसकी बनावट, सब कुछ इतना बेहतरीन होता है कि बस देखते रहने का मन करता है। कला समीक्षकों ने शायद उसे सदी की सबसे बेहतरीन रचना भी घोषित कर दिया हो। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, तभी कोई उस पेंटिंग के ठीक पीछे एक तेज रोशनी डाल दे ओह, और अचानक उस खूबसूरत कैनवस के ठीक नीचे एक गहरा, परेशान करने वाला वाटरमार्क उभर कर सामने आ जाए। ओह, यानी एक ऐसा निशान जो पहले नहीं दिख रहा था। एकदम। और उसके बाद उस पेंटिंग को उस वाटरमार्क से अलग करके देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नजर बार बार उसी दाग पर जाती है। ये एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली तस्वीर है, क्योंकि जब हम किसी भी महान कला और उसे बनाने वाले के निजी जीवन या उसके इतिहास के बीच के टकराव की बात करते हैं तो स्थिति हूबहू वैसी ही होती है। बिल्कुल। वो वाटरमार्क हमारे अवचेतन में इस कदर छप जाता है कि हम चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पाते। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी ठीक यही कश्मकश है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, यानी एक बहुत ही विस्तृत 360 डिग्री विश्लेषणात्मक अध्ययन, वो हमें भारत के सबसे बड़े साहित्यिक गलियारे में ले जाता है। सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं साल 2025 के लिए घोषित भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 7वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। हाँ, जो इस साल दिया गया है। इस साल ये पुरस्कार प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वैलामुथु को दिया गया है। एक तरफ ये उनके शानदार 4 दशकों से लंबे करियर का शिखर है, लेकिन दूसरी तरफ इस एक फैसले ने पूरे देश में एक भारी नैतिक तूफान खड़ा कर दिया है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, आज हमारा मिशन सिर्फ एक ऐतिहासिक साहित्यिक उपलब्धि के आंकड़ों को गिनाना नहीं है या किसी एक लेखक की जीवन गाथा सुनाना नहीं है। तो फिर आज का मुख्य मुद्दा क्या है? आज की इस चर्चा का उद्देश्य उस भारी नैतिक बहस की जटिल परतों को खोलना है जिसने इस घोषणा के बाद पूरे देश का ध्यान खींचा है। ये बहस है कला बनाम कलाकार के शाश्वत द्वंद्व की, यानी आर्ट वर्सेस आर्टिस्ट। एकदम सही। हमें ये समझना होगा कि ज्ञानपीठ जैसे अत्यंत प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक संस्थान का कोई निर्णय समाज में शक्ति, जवाबदेही और सम्मान की परिभाषाओं को किस तरह गहराई से प्रभावित करता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति को मिलने वाले पुरस्कार की बात नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। ये एक राष्ट्र के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के बीच के सीधे टकराव की कहानी है। तो इस टकराव को और इस विवाद की गहराई को समझने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि ये पुरस्कार आखिर इतना मायने क्यों रखता है, इसका वजन कितना है। हाँ, इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस सम्मान के इतिहास को देखें तो ये किसी अति सुरक्षित वॉल्ट या तिजोरी की तरह लगता है। इस वॉल्ट में केवल वही विचार, वही रचनाएं प्रवेश कर पाती हैं जो सबसे कठिन, सबसे निर्मम परीक्षणों की आग से तप कर निकलती हैं। सही बात है। इस पुरस्कार की गरिमा इसके लंबे इतिहास और इसकी कठोरता में ही निहित है। देखिए, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। वेट, 1961? हाँ। और अगर हम 60 के दशक में जाएं तो 1965 में पहला पुरस्कार मलयालम के महान लेखक जी शंकर कुरूप को उनकी रचना ओडा कुजाल के लिए दिया गया था। ओह वाह, तब से चला आ रहा है ये। बिल्कुल। तब से लेके आज तक इसे साहित्य के क्षेत्र में भारत के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। विजेता को 11 लाख रुपए की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, जिन्हें वाग्देवी कहा जाता है, राइट? हाँ, वाग्देवी। ये वाग्देवी की प्रतिमा केवल धातु का टुकड़ा नहीं है, ये विशुद्ध ज्ञान और कला की सर्वोच्चता का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। और इसकी पात्रता के नियम भी तो बहुत दिलचस्प हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं और 7 में अंग्रेजी, यानी कुल 23 भाषाओं के साहित्यकार इस सम्मान के लिए एक साथ विचारे जाते हैं। एक और बात जो इसे खास बनाती है वो ये कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। लेखक को अपने जीवन काल में ही अपनी श्रेष्ठता साबित करनी होती है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। इतनी सारी भाषाओं में से किसी एक को चुनना तो मतलब सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। कोई कमेटी के कैसे तय कर सकती है कि एक तमिल कविता किसी हिंदी उपन्यास या असामिया नाटक से बेहतर है? ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ज्ञानपीठ की चयन प्रक्रिया केवल एक बंद कमरे में होने वाली बैठक का नतीजा नहीं होती। अच्छा।
ये 4 बहुत ही पारदर्शी और जटिल चरणों से होकर गुजरती है। मैं बताती हूँ। पहला चरण है नामांकन। देश भर के साहित्यिक विशेषज्ञ, शिक्षक, आलोचक और विश्वविद्यालय योग्य लेखकों के नाम प्रस्तावित करते हैं। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया। 3 प्रख्यात विद्वानों का एक पैनल होता है जो इन नामांकनों की छांटनी करता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और निष्पक्ष नियम है। पिछले 2 वर्षों में जिन भाषाओं को ये पुरस्कार मिल चुका है वो इस वर्ष के लिए अयोग्य होती हैं। ओह, यानी रोटेशन होता है। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि सभी भारतीय भाषाओं को रोटेशन में समान अवसर मिले। ये नियम तो बहुत तार्किक है। इससे किसी एक भाषा का एकाधिकार नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरा सवाल था कि तुलना कैसे होती है, उसका जवाब शायद इसके अगले चरण में है। एकदम सही पकड़ा आपने, और वही इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा चरण, यानी अनुवाद और मूल्यांकन। अनुवाद? हाँ, जिन रचनाओं या लेखकों को छांटा जाता है उनके काम का हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है ताकि एक व्यापक राष्ट्रीय समिति उनकी समीक्षा कर सके। और यहाँ असली परीक्षा होती है। सही बात है। आप सोचिए, जब किसी कविता या कहानी का अनुवाद होता है तो अक्सर उसकी भाषाई आत्मा छीन जाने का खतरा रहता है। हाँ, कविता तो पूरी तरह से लय और शब्दों के चुनाव पर टिकी होती है। अगर अनुवाद ठीक से नहीं हुआ तो सब बेकार। यही बात है। अनुवाद के इस निर्मम फिल्टर से गुजरने के बाद भी अगर किसी रचना की मूल भावना, उसका दर्द या उसकी वैचारिक गहराई निर्णायक मंडल को झकझोर देती है तो इसका मतलब है कि वो रचना सच में असाधारण है। ये तो बहुत ही सॉलिड प्रोसेस है। और अंत में आता है चौथा चरण, अंतिम चयन बोर्ड। 2025 में इस 7 से 11 प्रख्यात विद्वानों के बोर्ड की अध्यक्षता प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय ने की। ठीक है। ये बोर्ड लेखक के किसी एक काम का नहीं बल्कि उसके आजीवन योगदान का बारीकी से मूल्यांकन करता है और फिर एक सर्वसम्मतीय निर्णय पर पहुंचता है। आर वेरामुथु इसी 4 स्तरीय अग्नि परीक्षा से गुजरकर विजेता बने हैं। तो इसका सीधा सार ये कि विशुद्ध साहित्यिक और अकादमिक मापदंडों पर उनका काम सर्वोच्च कोटि का आंका गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत हैरान करती है। जब हम आर वेरामुथु के प्रोफाइल को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कह लीजिए कि एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। किस तरह का संगम? आमतौर पर कोई साहित्यकार या तो विशुद्ध साहित्य के उस इलीट वर्ग का प्रिय होता है जो बहुत गहरी जटिल बातें पढ़ता है, या फिर वो पॉपुलर सिनेमा की उस आम जनता का चहेता होता है जो सिर्फ मनोरंजन चाहती है। कोई एक इंसान इन दोनों अलग अलग ध्रुवों को एक साथ कैसे साध सकता है? देखिए, यही वेरामुथु की कलात्मक प्रतिभा की सबसे बड़ी खासियत है और इसी ने उन्हें इतना बड़ा कर दिया है। उनका करियर 4 दशकों से अधिक लंबा है। 40 साल? बाप रे! हाँ, जिसमें उन्होंने 37 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, कविताएं, निबंध, उपन्यास। अगर हम उनके विशुद्ध साहित्य की बात करें तो उनका एक मास्टरपीस उपन्यास है कल्लिकातु इतिहास। हाँ, इस किताब के बारे में हमारे स्रोतों में भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें ऐसा क्या खास था जिसने इसे एक मॉडर्न क्लासिक बना दिया? ये उपन्यास केवल एक कहानी नहीं है, ये एक ऐतिहासिक त्रासदी का जीवंत दस्तावेज है। ये वैगई बांध के निर्माण के कारण अपना सब कुछ खो देने वाले, अपनी जमीन से विस्थापित होने वाले ग्रामीणों के दर्द और संघर्ष की कहानी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। बिल्कुल। वेरामुथु ने जिस तरह से उस मिट्टी की गंध, वहां के लोगों की बोली और उनके उजड़ने के संताप को शब्दों में पिरोया है, वो पाठक को अंदर तक हिला देता है। वाह! इसी बेजोड़ रचना के लिए उन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और भारत सरकार साहित्य और शिक्षा में उनके इस योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित कर चुकी है। तो ये तो हुई उस विशुद्ध साहित्य की बात जहां जमीनी यथार्थ है, विस्थापन का दर्द है। लेकिन सिनेमा का क्या? एक साहित्यकार जो इतना गंभीर लिखता है, वो अचानक चकाचौंध वाले सिनेमा में कैसे फिट हो गया? सिनेमा में उनका प्रभाव शायद उनके साहित्य से भी ज्यादा गहरा और व्यापक है। उन्होंने तमिल सिनेमा की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है। 3 पीढ़ियों? यानी महान अभिनेता शिवाजी गणेशन के युग से लेकर कमल हासन और रजनीकांत के दौर तक और आज की पीढ़ी के सुपरस्टार धनुष तक। उन्होंने 8000 से अधिक गीत लिखे हैं। वेट, सच में? 8000? हाँ, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। 7 बार नेशनल अवार्ड?
ये तो कमाल है। देखिए, विशुद्ध और पारंपरिक तमिल काव्य सौंदर्य को, उसके व्याकरण को सिनेमा जैसे जन माध्यम के जरिए आम जनता की जुबान तक पहुंचाने की उनकी ये क्षमता अद्वितीय है। उन्होंने शास्त्रीय तमिल को सड़कों पर गाए जाने वाले गीतों में ढाल दिया। 8,000 गीत और 7 राष्ट्रीय पुरस्कार, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। और शायद यही कारण है कि तमिल भाषा के लिए ये इतना बड़ा, इतना गौरवपूर्ण क्षण माना जा रहा था, जब इतने विशाल प्रभाव वाले व्यक्ति को देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है तो भाषा का जश्न मनाना स्वाभाविक है। ये जश्न इसलिए भी बहुत बड़ा था क्योंकि तमिल एक अत्यंत प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है, लेकिन ज्ञानपीठ के इतिहास में इसे वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला जो शायद इसे मिलना चाहिए था। अच्छा, पिछली बार कब मिला था? इंतजार रहा जब 2002 में डी जयाकांथन को ये सम्मान मिला। 27 साल। हाँ, और अब 23 साल के एक और लंबे अंतराल के बाद 2025 में वेरामुथु केवल तीसरे तमिल विजेता बने हैं। ओह, सिर्फ तीसरे? बिल्कुल। अगर आप इसकी तुलना हिंदी से करें, जिसे 12 बार ये सम्मान मिला है, या कन्नड़ से, जिसे 8 बार मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तमिल भाषियों के लिए कितना भावुक और ऐतिहासिक क्षण है। सही बात है। इसीलिए वेरामुथु ने घोषणा के तुरंत बाद कहा कि वो इस पुरस्कार को तमिल जनता और समाज को समर्पित करते हैं। एक शास्त्रीय भाषा का 23 साल के लंबे इंतजार के बाद देश के सबसे बड़े साहित्यिक मंच पर वापस लौटना, कागज पर देखें तो ये शुद्ध रूप से जश्न का माहौल होना चाहिए था। लेकिन वही वाटरमार्क वाली बात है ना? बिल्कुल। यहां पर हम वापस उस वाटरमार्क वाले रूपक पर आते हैं। वो खूबसूरत पेंटिंग जिस पर गर्व किया जा रहा था, अचानक रोशनी में आई और विवादों का ऐसा बवंडर खड़ा हुआ कि जश्न की आवाजें विरोध के शोर में पूरी तरह दब गईं। हाँ, ऐसा ही हुआ। देश के सर्वोच्च सम्मान की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और साहित्यिक जगत के एक बहुत बड़े धड़े ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये विरोध किसी साहित्यिक असहमति पर नहीं था, या इस बात पर नहीं था कि उनका साहित्य अच्छा है या बुरा। ये विरोध उस गहरी और स्याह छाया के कारण था जो 2018 के मीटू आंदोलन के दौरान वेरामुथु पर पड़ी थी। राइट। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उस दौरान कम से कम 17 महिलाओं ने वेरामुथु पर यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरासमेंट के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। 17 महिलाएं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये कोई एक छिटपुट घटना या किसी एक व्यक्ति की असहमति नहीं थी, बल्कि कई महिलाओं द्वारा एक के बाद एक सामने आकर अपनी आपबीती सुनाने का एक पूरा सिलसिला था। और इन आवाजों में सबसे प्रमुख और सबसे पहली आवाज थी मशहूर गायिका चिन्मयी श्रीपादा की। उन्होंने बहुत मुखर होकर खुले तौर पर आरोप लगाए। लेकिन जो बात हमारे नोट्स में सबसे ज्यादा छुपती है वो ये है कि इस साहस की चिन्मयी को भारी पेशावर कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें डबिंग यूनियन से प्रतिबंधित तक कर दिया गया। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है कि ये सिर्फ आरोपों की बात नहीं है, ये सिस्टम के काम करने के तरीके की बात है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है शक्ति और सत्ता के संतुलन का। चिन्मयी का संघर्ष हमें दिखाता है कि जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ बोलता है, जिसके पास इतना सामाजिक और राजनीतिक रसूख हो, तो सिस्टम अक्सर न्याय करने के बजाय शिकायत करने वाले को ही बाहर का रास्ता दिखा देता है। वही ना, विक्टिम को ही सजा मिल जाती है। एकदम। और यही कारण है कि इस बार जब ज्ञानपीठ की घोषणा हुई तो चिन्मयी के साथ साथ प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार टी.एम. कृष्णा और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पुरस्कार के खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपनाया। टी.एम. कृष्णा और अन्य कार्यकर्ताओं का जो मुख्य तर्क है वो बहुत दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ट्रॉफी और 11 लाख रुपए का चेक देने की बात नहीं है। जब देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिस पर इतने गंभीर आरोप हो, तो ये उसे एक संस्थागत शक्ति देता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे स्रोत यहाँ 2 शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेजिटिमेसी यानी वैधता और इम्प्यूनिटी यानी दंड मुक्ति। मैं समझना चाहता हूँ कि एक साहित्य के पुरस्कार का इन भारी भरकम शब्दों से क्या लेना देना है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, जब कोई व्यक्ति इतने गंभीर आरोपों से घिरा होता है और उसी समय देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था उसे वाग्देवी की मूर्ति सौंपकर सम्मानित करती है, तो वो केवल उसकी कला को सम्मानित नहीं कर रही होती। तो क्या कर रही होती है? वो एक तरह का सामाजिक संदेश दे रही होती है।
कृष्णा और अन्य कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे सम्मान आरोपी की दंड मुक्ति या इम्प्यूनिटी के भाव को और मजबूत करते हैं। यानी उन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच मिल जाता है कि मैं तो इतना महान हूँ, राज्य मेरे साथ खड़ा है, संस्थाएं मुझे पूज रही हैं, तो मुझ पर लगे ये आरोप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, राइट? सटीक विश्लेषण। ये उसे समाज में वैधता या लेजिटिमेसी देता है कि उसका रुतबा अभी भी कायम है। और दूसरी ओर इसका सबसे बुरा मनोवैज्ञानिक असर उन दर्जनों पीड़ित महिलाओं पर पड़ता है जिन्होंने अपना करियर दांव पर लगाकर अपनी आवाज उठाने का जोखिम उठाया था। ये तो उनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा। बिल्कुल। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि उनका सच, उनका दर्द इस देश के लिए उस व्यक्ति की कला के सामने कोई मायने नहीं रखता। वे हाशिए पर धकेल दी जाती हैं। ये बहुत ही असहज करने वाली स्थिति है। एक तरफ वो लेखक है जिसने विस्थापन के दर्द पर कलिकट्टू इतिहासम जैसी इतनी संवेदनशील रचना लिखी जिसे पढ़कर लोग रो पड़ते हैं, और दूसरी तरफ वही इंसान है जिस पर 17 महिलाओं ने सत्ता का दुरुपयोग कर शोषण करने का आरोप लगाया है। वही तो, दोनों बातें एक ही इंसान से जुड़ी हैं। या मैं उस सबसे पुरानी, सबसे उलझी हुई दार्शनिक बहस के ठीक बीचों बीच लाके खड़ा कर देता है, कला बनाम कलाकार। पर क्या ये सच में मुमकिन है? एक किताब कोई मशीन तो नहीं लिखती। लेखक की सोच, उसकी नियत, उसका नजरिया, सब कुछ उस किताब के पन्नों में छपता है। पॉइंट है। तो हम एक इंसान के कृत्यों को उसकी कला से पूरी तरह अलग कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा वैचारिक टकराव है जिसका कोई एक सीधा या आसान जवाब नहीं है। अगर हम इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो इसके दोनों पक्षों के अपने अपने बहुत मजबूत और ऐतिहासिक तर्क हैं। जैसे संस्थागत तर्क क्या कहता है? सबसे पहले हम संस्थागत तार्किक ज्ञानपीठ जैसी संस्थाओं के दृष्टिकोण को देखते हैं। उनका स्पष्ट नजरिया ये है कि कला और कलाकार अलग है। उनके अनुसार ये पुरस्कार विशुद्ध रूप से लेखक के दशकों के काम, उसकी साहित्यिक योग्यता, उसके भाषा कौशल और समाज पर उसके सांस्कृतिक प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यानी वो लोग उसकी पर्सनल लाइफ नहीं देखते। बिल्कुल। वे एक न्यायालय नहीं है जो किसी के निजी जीवन, उसके व्यवहार या उस पर लगे आपराधिक आरोपों की जांच करें। उनके लिए वेरमुत्तु का 40 साल का साहित्य वो कसौटी है जिसे मापा गया है। ये पुरस्कार उस काम को दिया जा रहा है, उस नश्वर व्यक्ति को नहीं। मैं इस संस्थागत तर्क के पीछे की व्यवहारिकता को समझता हूँ। मतलब अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो दुनिया के कई महानतम चित्रकार, संगीतकार या लेखक निजी जीवन में बेहद भयानक, क्रूर और अनैतिक इंसान रहे हैं। हाँ, ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर हम ये पैमाना तय कर लें कि हम केवल पूर्ण रूप से अच्छे और बेदाग इंसानों की कला को ही सुरक्षित रखेंगे और सम्मानित करेंगे, तो शायद दुनिया के सारे संग्रहालय और पुस्तकालय आधे खाली हो जाएंगे। ये भी एक सच्चाई है। कला तो अपने बनाने वाले से बड़ी होती है, लेकिन सामाजिक और नैतिक तर्क इसके बिल्कुल विपरीत खड़ा है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि सामाजिक तर्क कला के अस्तित्व या उसकी महानता को नहीं नकारता। अच्छा। हाँ, कोई ये नहीं कह रहा कि वेरामुथु ने अच्छी कविताएं नहीं लिखीं। सामाजिक तर्क उस कला को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने की प्रक्रिया और उसके समय पर सवाल उठाता है। इस पक्ष का मानना है कि जवाबदेही सर्वोपरि है, यानी अकाउंटेबिलिटी। एकदम। उनका कहना है कि एक किताब का छपना, एक गीत का लोकप्रिय होना या इतिहास में किसी कला का दर्ज होना एक बात है, लेकिन एक राष्ट्र द्वारा आज के समय में उससे अपना सर्वोच्च सम्मान देना, उसे वाग्देवी की प्रतिमा सौंपना बिल्कुल अलग बात है। तो असल आपत्ति उस व्यक्ति को मंच देने और उसे नायक बनाने से है। जी हाँ, जब कोई संस्था ऐसा करती है तो वो जानबूझकर या अनजाने में एक संदेश देती है। वो संदेश ये हो सकता है कि अगर आप अपने काम में बहुत प्रतिभाशाली हैं, अगर आप हमारे लिए महान कला बना सकते हैं, तो ये समाज आपके नैतिक अपराधों और आपके द्वारा किए गए शोषण को अनदेखा करने के लिए तैयार है। ये तो बहुत ही खतरनाक संदेश है। बिल्कुल। ये तर्क कहता है कि किसी आरोपी कलाकार को सार्वजनिक मंच और सम्मान देना उन पीड़ितों के न्याय के संघर्ष को कमजोर करता है। आप सार्वजनिक सम्मान से नैतिकता को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सम्मान हमेशा समाज द्वारा तय किए गए आदर्शों का प्रतीक होता है। ये सचमुच एक दोधारी तलवार है। ये ऐसा है जैसे एक तरफ हम कह रहे हैं कि कैनवस पर बने चित्र का चित्रकार के व्यक्तिगत चरित्र से कोई लेना देना नहीं है,
चित्र अपने आप में सुंदर है। सही बात। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जब आप उस चित्रकार को एक भव्य मंच पर बुलाकर माला पहनाते हैं तो आप केवल उसके चित्र को नहीं बल्कि उसके पूरे चरित्र और उसके अस्तित्व को भी समाज के सामने एक आदर्श के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत ही जटिल और उलझा हुआ सत्य है। व्यक्तिगत मुद्दा नहीं रह गया है, ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय सांस्कृतिक संघर्ष का प्रतीक बन गया है। हाँ, ये तो दिख ही रहा है। ये साहित्य के स्थापित नियमों और आधुनिक समाज के न्याय के संघर्ष के बीच का एक सीधा टकराव है। संस्थाएं आज भी ये मानती हैं कि वे केवल कला की शुद्धता और गुणवत्ता के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन दूसरी ओर क्या? दूसरी ओर समाज का एक बहुत बड़ा और जागरूक हिस्सा ये मानता है कि कोई भी कला मानवीय गरिमा और नैतिकता की कीमत पर महान नहीं हो सकती। तो जब हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हैं तो हमारे सामने दो बहुत स्पष्ट लेकिन आपस में जोरदार तरीके से टकराने वाली तस्वीरें उभरती हैं। बिल्कुल। एक और तमिल भाषा की वो अत्यंत समृद्ध और ऐतिहासिक साहित्यिक विरासत है जिसे पूरे 30 साल के बाद देश के सबसे बड़े मंच पर यह सम्मान मिला। आर वैरामुथु की वो निर्विवाद कलात्मक प्रतिभा है जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है, विस्थापन का दर्द लिखा है और सिनेमा से लेकर साहित्य तक एक अमिट छाप छोड़ी है। और दूसरी ओर वो असहज करने वाली स्याही छाया है जो इस पूरे जश्न को निगल लेना चाहती हैं, यानी वो वाटरमार्क जिसे अब कोई अनदेखा नहीं कर सकता। वर्ष 2025 का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इतिहास में केवल अपनी साहित्यिक उपलब्धि या तमिल भाषा के गौरव के लिए दर्ज नहीं होगा। तो अब इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम भविष्य में मुड़कर इस पल को देखेंगे तो हम इससे क्या सीखेंगे? इसका असल मतलब ये है कि ये वर्ष भारत के सांस्कृतिक और साहित्यिक संवाद में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन गया है। ये पुरस्कार हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि इसने हमें रुककर सोचने पर मजबूर किया। इसने शक्ति, जवाबदेही और समाज में सम्मान के वास्तविक अर्थ को लेकर एक ऐसी गहरी बहस छेड़ दी है जो शायद आने वाले कई दशकों तक शांत नहीं होगी। सही कहा आपने। ये हमें सिखाता है कि आज के दौर में कला को केवल एक वैक्यूम में नहीं देखा जा सकता, उसे समाज के बदलते नैतिक मापदंडों और मानवीय न्याय की कसौटी पर भी कसा जा रहा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है कि हम एक समाज के रूप में किसे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। जब हम उस खूबसूरत पेंटिंग को देखते हैं तो हम उस वाटरमार्क को कैसे प्रोसेस करते हैं? क्या हम दोनों को एक साथ स्वीकार कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। और जाने से पहले यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको अकेले में थोड़ा सोचना चाहिए। ये तय है कि महान कला अपने रचनाकार के जाने के बाद भी सदियों तक जीवित रहती है, पीढ़ियों को प्रभावित करती है। लेकिन यदि किसी इंसान में बेमिसाल कलात्मक प्रतिभा है पर नैतिक सत्यानिष्ठा की कमी है तो उस प्रतिभा की सामाजिक कीमत क्या है? बिल्कुल। अगर आज वर्तमान में हम किसी ऐसे विवादित रचनाकार को आधिकारिक तौर पर देश का सबसे बड़ा सम्मान देते हैं तो क्या हम जाने अनजाने में भविष्य की पीढ़ियों को ये संदेश नहीं दे रहे हैं कि अगर तुम्हारी कला काफी महान है तो तुम्हारी इंसानी कमियां समाज की नजरों में कोई खास मायने नहीं रखती हैं? या फिर क्या कला के संरक्षण के लिए ये कीमत चुकाना जरूरी है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और शायद हर किसी को अपना जवाब खुद खोजना होगा। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यही समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।